ने हमें अब डिजिटल डिमेंशिया की हद तक पहुंचा दिया है। एक तरह से कहें तो स्मार्टफोन ने हमें दिमागी तौर पर स्मार्ट नहीं बल्कि खोखला करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारे सोचने, समझने, याद रखने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है और डिजिटल डिमेंशिया का ये रोग तेजी से हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ब्रिटेन में हाल के साल में हुई एक रिसर्च में पाया गया है कि दिन में 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से वेस्कुलर डिमेंशिया और अल्जाइमर का जोखिम तेजी से बढ़ा है। वेस्कुलर डिमेंशिया में दिमाग में पहुंचने वाले खून की सप्लाई तेजी से प्रभावित होती है, जिसका हमारे ब्रेन पर सीधा असर होता है। आज हाल ये है कि हम जाने अनजाने मोबाइल की वजह से डिमेंशिया और अल्जाइमर की ओर बढ़ रहे हैं और बीमार होते हमारे दिमाग की खबर तक हमें नहीं है। ब्रिटेन में एक ऐसी स्टडी हुई है जिसमें देखा गया है कि जो लोग डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत हाई है, स्पेशली जो युवा लोग हैं, एडोलेसेंट हैं, उनमें डिजिटल डिमेंशिया नाम की बीमारी हो रही है। और उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं कि 30% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर याददाश्त कम हो रही है और 60% ऐसे लोग हैं जिनका फोकस कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी आई है ब्रिटेन की, जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है कि हम लोग जो स्क्रीन टाइम को बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इससे हमारे ब्रेन पे कितने सारे इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हाल फिलहाल के सालों में ऐसी तमाम रिसर्च सामने आ चुकी हैं जिसपे ये पाया गया है कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों की याद रखने की क्षमता कम होती जा रही है। स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बार बार कंफ्यूज होने की शिकायतें बढ़ी हैं। फोकस की कमी भी ज्यादा देर स्मार्टफोन पर रहने का एक साइड इफेक्ट है। थकान और ब्रेन फॉग जैसी बीमारियों ने भी मोबाइल की वजह से हमारी जिंदगियों में पैठ जमा ली है। जाहिर है, मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हम दिमागी तौर पर थकते जा रहे हैं। रिसर्च बताती है कि 20 से 40 साल के लोगों में डिजिटल डिमेंशिया की शिकायत ज्यादा सामने आ रही है। स्मार्टफोन की वजह से आज लोगों को सूचनाएं तो तुरंत मिल रही हैं, लेकिन उन सूचनाओं को लंबे वक्त तक याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मोबाइल पर हमारी निर्भरता ने हमारी याद रखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है। आजकल सब लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग इसकी चपेट में हैं। तो हम कैसे किसी को बचा सकते हैं? डिजिटल डिमेंशिया के सिम्टम्स आ रहे हैं कि हम मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे, हमारी मेमोरी लॉस हो रही है। पहले ऐसे सिम्टम्स सिर्फ बड़े लोगों में, जो ज़्यादा एज के हैं, उनमें देखने को मिलते थे, पर अब छोटे बच्चे और यंग एज के लोग बहुत जल्दी चीज़ें भूल जा रहे हैं। उनकी प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन तक पहुँच ही नहीं पाती, जस्ट बिकॉज उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है। बहुत ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन को एक्सटर्नली मिल रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। और जब हम प्लान करते हैं, वो एग्जीक्यूशन तक इतना डैमेज हो चुका है कि वो पूरा नहीं हो पाता। ऐसा नहीं कि डिजिटल डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस रोग से मुक्ति का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर है। अभी मोबाइल से तुरंत के तुरंत उचित दूरी बना पाना इतना आसान भी नहीं है। मोबाइल को हमने जरूरत से ज्यादा अब अपनी मजबूरी जो बना लिया है। ऐसे में सवाल है कि डिजिटल कैद से दिमाग को कैसे आजाद किया जाए और कैसे खुद को, अपने आसपास वालों को डिजिटल डिमेंशिया से बचाया जाए। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये डिजिटल डिमेंशिया है क्या, कैसे हमें ये खोखला कर रहा है और कैसे हमारे दिमाग पर ये पूरी तरह से हमारे दिमाग को इसने कैप्चर कर लिया और इससे अब बचा कैसे जा सकता है। इसको थोड़ा और विस्तार से हम समझते हैं। डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं निराली भाटिया जी, साइकोथेरेपिस्ट हैं, और साथ ही साथ हम जिसको कहते हैं कि डी एडिक्शन काउंसलर, और ये डिजिटल किस तरीके से खुद को डी एडिक्ट किया जाए उस पर भी बात हम इनसे करेंगे। डॉक्टर ज्योति कपूर साइकेट्रिस्ट हमारे साथ है, डॉक्टर डी के गुप्ता CMD फेलिक्स हेल्थ केयर से और पेडिट्रिशियन भी है, बच्चों के बारे में भी आपसे जानेंगे। डॉक्टर अंशुमन कुमार है, डायरेक्टर हैं धर्मशिला हॉस्पिटल से। शुरुआत डॉक्टर अंशुमन आपसे करते हुए, एक हमारी स्टोरी और पैकेज के जरिए हमने ये समझाने की कोशिश की है कि डिजिटल डिमेंशिया आखिर क्या है।
मैं अगर डॉक्टरी भाषा में, और अगर मैं आपको कहूं कि एक सरल भाषा में एक आम व्यक्ति को ये समझाइए कि पहली बात डिजिटल डिमेंशिया क्या है, दूसरा ये कैसे हमारे दिमाग पर हावी होता जा रहा है। डॉक्टर अंशुमन जी, नवजोत जी, पहले तो मैं तारीफ करूंगा इस शो का कि हर बार इस तरह के टॉपिक उठाते हैं जो एक्चुअली पब्लिक कनेक्ट का टॉपिक है। डिजिटल डिमेंशिया से आमतौर पे लोग समझेंगे कि मेमोरी लॉस मतलब भुलक्कर हो जाना। एक्चुअली यह नहीं है। डिमेंशिया का शाब्दिक हिंदी अर्थ है मनोभ्रंश, मतलब मन का भ्रंश हो जाना, इनएबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता कम होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इस तरह की बहुत सी। डिमेंशिया वर्ड जो आया था, एल्डरली डिमेंशिया, जब उम्र ज्यादा हो जाए किसी की तो नर्व न्यूरोडिजेनरेटिव मतलब नर्व के सूख जाने, ब्रेन की नसें सूखने के कारण आदमी भूलने लगता था। फिर आया प्री सेमिनाइल डिमेंशिया मतलब अल्जाइमर डिजीज, उम्र से पहले कोई भूलने लगे। लेकिन 2012 में एक जर्मन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ने इसको कॉइन किया, डिजिटल डिमेंशिया, मतलब यंगस्टर्स, यंग बच्चे ये आ रहे हैं डिमेंशिया लेकिन कोई फाइंडिंग ऐसी नहीं मिली, कोई कारण नहीं मिल रहा है, आखिर है क्या। तो देखा गया है ऐसे व्यक्ति जिनका स्क्रीन टाइम, वो भी पैसिव स्क्रीन टाइम, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, पैसिव स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है, उनको भूलने की समस्या होने लगी। आप ही के शो पे हमने चर्चा की थी ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग की, मोबाइल स्क्रॉलिंग की, कि एवरेज एक महीने में एक इंसान 12 किलोमीटर लगभग स्क्रॉल कर लेता है। अब आप इमेजिन कीजिए, आज इंसान 12 किलोमीटर चल नहीं रहा है लेकिन उसके अंगूठे 12 किलोमीटर चल रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? फोन में नंबर सेव हुआ। पहले मुझे याद है 7 डिजिट तक का लैंडलाइन नंबर हम लोगों को याद था या कुछ डायरी में लिखते थे। आज एक नंबर याद नहीं, जीपीएस आया, ऐप बुकिंग आई, ये सब आते आते स्लोली हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग, मतलब आप स्क्रॉल कर रहे हैं सुखवाद के लिए। ये करते करते ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन खराब होने लगा। बात वही नहीं रुकी, वाईफाई का जो इस्तेमाल हो रहा है वो ब्रेन के एक पर्टिकुलर मेमोरी सेंटर को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके कारण मेमोरी लॉस। इसके बाद ऐसे लोग आमतौर पे बैठे रहते हैं। मोटापे के कारण विसरल ओबेसिटी, जिसको हम कहते हैं पेट का मोटापा, इसको बढ़ने के कारण इन्फ्लेमेशन, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, मेमोरी लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्बेंस, मेमोरी लॉस की इतना बड़ा एक कॉबवेब मकर जाल है जिसको लोग लाइटली ले रहे हैं। लाइटली लेने की चीज नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, आपके पास आते हुए डॉक्टर अंशुमन की बात को ही आप आगे बढ़ाइए। कैसे डिजिटल डिमेंशिया के शिकार धीरे धीरे लोग होते जा रहे हैं और कैसे जो मोबाइल या फिर लैपटॉप की लत है वो हमें खत्म कर रही है एक तरीके से? राइट नवजोत, और जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा है कि रिसर्च में ये फाइंडिंग्स आई हैं, बट अगर हम रीजनेबली वैसे भी सोचें, जिस भी बॉडी के हिस्से को हम यूज करते हैं उसकी ताकत बढ़ती है, जिसको हम कम में या हमारे लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर बच्चे सीखते भी हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बोलते नहीं थे, जिनकी स्पीच बहुत डिलेड थी, लेकिन उन्होंने देख के बोलना शुरू किया। आजकल बहुत सारे बच्चों के लेसन्स जो हैं, एनसीईआरटी का काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो भी ऑनलाइन उपलब्ध है और बच्चे उस वीडियो को देख के बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं। ज़रा मुझे ये भी एक्सप्लेन कीजिए सर, ये विजुअल लर्निंग और डिजिटल डिमेंशिया, इसमें फ़र्क क्या है? हम किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया दृष्टिकोण आपने छुआ है। डिजिटल डिमेंशिया सुन के लोग अब यही सोच रहे होंगे कि क्या आज इतनी किताबें छप रही हैं कि सारे बच्चों को हाथ में किताब पकड़ा दिया जाए? मैक्सिमम किताबें डिजिटली उपलब्ध है। हम लोग जब एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, डॉक्टर डीके गुप्ता बैठे हैं, हम लोग को एनाटॉमी हॉल में कैडेवर पे डिसेक्शन कराया जाता था। आज उस समय कितनी डिफिकल्टी होती थी हमें याद है। आज 3D मॉडल उपलब्ध है जिससे बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ी। अब देखिए कहाँ डिफरेंस है। पैसिव डिजिटल टाइम, पैसिव स्क्रीन टाइम एंड एक्टिव पैसिव स्क्रीन टाइम। पैसिव इसको कोई कहते हैं एक्टिव पैसिव, क्यों कहते हैं? पैसिव मतलब आप बैठे हुए हैं और एक्टिव मतलब ब्रेन आपका एक्टिवली काम कर रहा है, एक्टिवली लर्न कर रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ माइंड उसको बोलते हैं। न्यू लर्निंग हो रही है बिकॉज ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी, दोनों काम कर रहा है। मतलब आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं साथ साथ। मतलब पढ़ने की बात, फोटोग्राफिक मेमोरी एंड ऑडिटरी मेमोरी, ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग। हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग में ब्रेन में एक तत्व रिलीज होता है डोपामिन, वो कहता है मोर मोर मोर, स्क्रॉल मोर। तो ज्यादा से ज्यादा रील देखो, ज्यादा से ज्यादा स्क्रॉल करो, बट फॉर नो पर्पस। दूसरा है लर्निंग, विजुअल लर्निंग जो आपने कही, उसमें ब्रेन में रिलीज होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जब लर्निंग होता है तो हैप्पीनेस और कंटेनमेंट की फीलिंग देता है कि आज मैंने कुछ नई बात सीखी।
इसमें अंतर करना है। कैसे? हर फोन में आपका एक तो स्क्रीन टाइम है, दूसरा ऐप बेस्ड स्क्रीन टाइम दिखाता है कि किस ऐप पे आपने कितना टाइम खर्च किया। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं इसको देख के, उसमें एक्चुअली वो स्क्रीन पे हैं लेकिन स्क्रीन पे नहीं भी है क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस लर्निंग प्रोसेस को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग से, तब समझ में आएगा कि डोपामिन और सेरोटोनिन में क्या अंतर है। डिजेनरेटिव या डिजिटल डिमेंशिया कैसे आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी से अंतर है, और इनफैक्ट ब्रेन की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, आपकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। 2-3 लेकिन सावधानियां बरतनी है। सोने के 2 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए। ब्लू लाइट स्क्रीन आपके ब्रेन के जो पिनियल ग्लैंड है उसमें डिस्टर्ब करता है, आपका सर्कैडियन नुकसान करेगा। बेशक आप पढ़ रहे हो, आप उस समय हार्ड कॉपी किताब पढ़ें। ये छोटा छोटा अंतर अगर करेंगे एक्टिव पैसिव लर्निंग, हेडोनिस्टिक स्क्रॉलिंग एंड विजुअल लर्निंग में, ये अंतर समझ में आ जाएगा लोगों को। इसी के साथ साथ एक और सवाल डॉक्टर अंशुमन, ये सवाल मैंने और 2 डॉक्टर से पूछा, लेकिन आपकी भी एक राय मैं इस पर लेना चाहूंगी, इसके बाद हम बाकी पैनलिस्ट के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज हमने कुछ देर पहले डिजिटल स्क्रॉलिंग को लेकर एक शो किया था, आज हम डिजिटल डिमेंशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो जुड़ा हुआ है वो मोबाइल से ही जुड़ा हुआ है या फिर हमारे लैपटॉप से या हमारे स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, आज की जनरेशन जिस तरीके से पूरी तरह डिजिटलाइज हो चुकी है, खुद को उसने लैपटॉप और मोबाइल की गिरफ्त में वो पूरी तरह से जकड़ चुकी है। आप आज के 10 साल बाद या 20 साल बाद, या आज की पीढ़ी जो स्कूल जा रही है, जो आगे जाकर कॉलेज जाएंगे, देश का भविष्य जिसको हम कहते हैं, आप कहाँ देखते हैं ऐसे बच्चों को? ऐसे बच्चे बेहतर करेंगे और हार्ड कॉपी किताबें सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में पड़ी रहेंगी, घरों में किताबें नहीं होंगी। इस बात को तय मानिए। हमारा तय है, फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, फ्यूचर है डिजिटल एरा का। अब इसी के बीच लाइन हमें कैसे खींचनी है, जो मैंने बात कही, पैसिविटी एंड एक्टिविटी। अगर आपके ब्रेन को एक्टिव रख रहा है डिजिटली तो आपका बेटरमेंट होगा। एक्सेप्ट जो मैंने बारिंग कही, स्लीप टाइम, सर्कैडियन डिस्टर्बेंस, ब्लू लाइट, इन सब चीजों को, वाईफाई राउटर सोने से पहले ऑफ होना, इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो यही ब्रेन आपका बेटर डेवलप होगा। मोर इंफॉर्मेशन, आज आप देखिए अमेरिका में रिसर्च होता है, नेक्स्ट मोमेंट हमारे पास रिसर्च होता है। हम लोग नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी दिल्ली आते थे रिसर्च पेपर ढूंढने, तो लर्निंग बढ़ेगी, गैप कम होगा। और एरा डिजिटल वर्ल्ड का है, एरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर का जमाना आने वाला है। आप ये कह के टाल नहीं सकते हैं कि डिजिटल डिमेंशिया हो गया इसलिए फोन छूना बंद कर दो। आप उसको सिखाइए कि डिजिटल डिमेंशिया क्यों होता है, क्योंकि तुम पैसिव प्रोसेस में जा रहे हो, एक्टिव प्रोसेस में आओ। बच्चे देखिए बदल जाएंगे और फ्यूचर हमारा यही है, फ्यूचर बेहतर है। हो सकता है कि बहुत बड़े देश और हमें अंतर खत्म हो जाए। भाई, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आप दे रहे हैं। देखिए, हमारे मकसद यही रहता है कि हम डराएं किसी को नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये बताइए कि एक बच्चों के लिए आइडियल स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए, और क्या, क्योंकि आजकल तो देखिए बच्चे आंख खोलते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो सामने उनके फोन होता है, क्या ये सही है या नहीं? नवजोत बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस इसी तरीके से शुरू हो जाती है ना सुबह कभी कभी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि नवजोत, कि बच्चों में भी डिजिटल एडिक्शन हो रहा है, इसको डिजिटल एडिक्शन बोलेंगे हम लोग। और एडिक्शन इसलिए है बिकॉज वो सुबह सोते हुए, खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए, रात को सोने से पहले हर समय स्क्रीन पे कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो ये एडिक्शन को कम करना है। आइडियल जो स्क्रीन टाइम है, अगर 2 से 5 साल का बच्चा है, 2 साल से पहले तो आइडियली देना ही नहीं चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चे को 1 घंटा पर डे मैक्सिमम हाई क्वालिटी जो प्रोग्रामिंग है वो दिखानी चाहिए, वो भी लिमिट में, कौन सा उनकी इस एज के लिए अप्रोप्रिएट है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को 2 से 3 घंटे, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप और क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या कौन सा एरिया है एक्सपर्टाइज का जिसको उनको देखना है, वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजिटल एडिक्शन को बच्चों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग डिजिटल स्क्रीन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक तो डाइनिंग टेबल पे जब खाना खा रहे होते हैं, उसमें ओवर ईटिंग होती है, ओबेसिटी होती है, बहुत सारे डाइटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और साथ में डिजिटल स्क्रीन का टाइम बढ़ जाता है। तो वहां पे हमें स्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में सोने के समय, सोने से आधा 1 घंटे पहले बिल्कुल डिजिटल स्क्रीन नहीं करनी चाहिए। उससे स्लीप की जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो खराब होती है, और क्वांटिटी ऑफ स्लीप वो भी हैम्पर होती है, उससे आपकी अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं मिलेगी। तो भी बहुत सारे हाइपरटेंशन और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके अलावा बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए इंकरेज करना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे रोज बच्चों को बोलना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज करनी है। साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर में क्या है, समझो हमारी जॉइंट फैमिलीज है कि जो पेरेंट्स खुद हैं वो डिजिटली लगे रहते हैं, वो बच्चे उन्हीं को कर रहे हैं, उन्हीं को रोल मॉडल
तो कहीं ना कहीं आपको एक हेल्दी बिहेवियर दिखाना है। बेसिस पे सेम एक्टिविटी करते हैं, लाइक ब्रशिंग, लाइक बेदिंग, तो हमें ये स्क्रीन का भी एवरीडे चाहिए ही चाहिए। इस वहां तक ये हैबिट है। ठीक है। अगर वो ना मिलने पे बेचैनी होती है, अग्रेशन होता है, या हम बहुत ही डिस्टर्ब महसूस करते हैं, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होने लगते हैं, ये सारी निशानी हो रही है क्लिनिकल एडिक्शन की तरफ बिल्कुल। जाने। अगर हमने अच्छे एक दिन तरीके ब्रश से नहीं किया तो हमें बेचैनी नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को समझाया है। थैंक यू। हैबिट एंड एडिक्शन का फर्क है। यहीं से डॉक्टर अंशुमन आपके पास आते हुए मैं एडिक्शन वाले पार्ट को उठाऊंगी। आप एक नॉर्मल सी चीज देख लीजिए। यहाँ मैंने अपने आसपास बहुत देखा है, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, फोन अगर कहीं हमारा 15-20 मिनट के लिए खो जाए तो बेचैनी होने लग जाती है, हमारा स्ट्रेस लेवल एकदम बढ़ जाता है। बच्चों में मैंने देखा है सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल। मैं तो सल्यूट करूंगा आपको कि कहां से ये ज्ञान आप लाती हैं। नहीं सर, ये आसपास दिख जाता है, आसपास के लोग ऐसा करते हैं, हम फील करते हैं, जो फील कर रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जिनको सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। आप उनसे फोन ले लीजिए, ऐसे वीडियोस भी बहुत ज्यादा आते हैं, आप उनसे फोन ले लीजिए और बच्चे किस तरीके से बेचैन होते हैं। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि अगर माँ बाप ने चॉकलेट या टॉफी नहीं दिलाई तो सड़कों पर या बाजार में या किसी दुकान में लेट जाते थे। आज की डेट में अगर उनके हाथ में से फोन उठा लो, फोन ले लो या उनको फोन नहीं दो तो ये इश्यूज शुरू होते हैं और ये रेगुलर है। बिल्कुल। देखिए, एक अपने पास साइकोथेरेपिस्ट बैठी हैं जो होने वाले समय थीसिस के बाद डॉक्टर होंगी, एक मनोचिकित्सक बैठी हैं। ये मानेंगे जिस चीज से जितना आप किसी को डिप्राइव करेंगे, उससे जुदा करेंगे, उतनी बेचैनी उसके लिए बढ़ेगी। तो उसका तरीका हमें ढूंढना है। जो बात आपने उठाई, 2 टर्मिनोलॉजी कॉइन की गई, नोमोफोनिया एंड फैंटम रिंग। फैंटम रिंग कहते हैं कि बार बार लगे मेरे फोन बज रहा है, मेरे फोन बज रहा है। फैंटम रिंग मतलब झूठा घंटी बजना। नोमोफोनिया, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का नहीं होना, ये एक 2 बेचैनी एडिक्शन के तौर पे इसको कॉइन कर दिया गया। तो आम पब्लिक कैसे समझे कि मैं एडिक्ट हूं या क्या हूं। ग्रुप में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप मोबाइल पे लग गए, अननोइंगली फोन पे हाथ चला गया, कुछ स्क्रॉल करने लगे, ड्राइविंग करते हुए स्क्रॉलिंग कर रहे हैं जिसका कोई रीजन नहीं है, ये खाना खाते समय स्क्रॉलिंग कर रहे हैं जिसका कोई रीजन नहीं है, मतलब आप एडिक्ट हो चुके हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर नाली बिल्कुल सही बात। नो डिजिटल जोन घर में कैसे बना सकते हैं? जापान से आगे तो हम टेक्नोलॉजी में नहीं है। जापान में उनके कल्चर में एक कॉन्सेप्ट है इचिगो इची। जिस समय वो जो कर रहे होते हैं उसी प्रेजेंट मोमेंट में सचेतन अवस्था माइंडफुलनेस की स्थिति में, जैसे उनके पास एक टी जोन है जहां बैठ के सभी घर वाले या दोस्त लोग चाय पीते हैं, वहां मोबाइल अलाउड नहीं है। तो क्या हम भारतीय खाने की टेबल, पूजा की जगह, मेडिटेशन की जगह, पढ़ने की जगह, ऐसी जगहों पे कहीं कुछ कर सकते हैं? ये तरीका हो सकता है। अगर आपने ये चालू किया, सेल्फ रियलाइज करेंगे कि आप एडिक्ट थे, आपका स्क्रीन टाइम कम होने लगा। 14 दिन, बड़ी अच्छी किताब है एटॉमिक हैबिट्स, कहता है 14 दिन तक किसी आदत को ढाल लो अपने जीवन में, धीरे धीरे आप उसी के लिए एक्वेंट होते हो। और पूरी तरह उतारने के लिए जिंदगी में 180 डेज चाहिए। अब बात है, हमारी मनोचिकित्सक ने कहा कि देखो समस्या तो है, मैं भी मानता हूं समस्या है, पैंडेमिक है, लेकिन एक सुलेमान मुस्तफा की किताब है द कमिंग वेव। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कमिंग वेव है, वी कांट स्टॉप इट। तो हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है टू अडॉप्ट इट इन बेटर वे। हाउ टू इंप्रूव द लाइफ? कहाँ फोन करने की झंझट, ये लेटर लिखने की झंझट, पोस्ट कार्ड भेजते थे, 1 महीने बाद चिट्ठी पहुंचती थी, फिर लेटर आता था, आज आसान हुआ। इसके बेटर वर्जन को हमें अडॉप्ट करना है, वर्स्ट वर्जन को छोड़ना है। स्क्रीन टाइम की जो बात आपने कही, उसमें बड़ी अच्छी स्टडी आई है कि जो डिजिटली काम नहीं कर रहे हैं उनके लाइफ में 12 to 15% ऑफ द वेकअप टाइम, मतलब कोई इंसान 16 घंटे अगर जगता हो तो उसका 12 से 15 मतलब 3 घंटे से अंदर अंदर स्क्रीन टाइम कर सकता है। उसका 70% एक्टिव लर्निंग, 30% हेडोनिस्टिक, जो भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना है। ये एक फॉर्मूला है, अगर दर्शक अपने जीवन में उतारे तो शायद बेहतरी की तरफ और कम्युनिटीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए यहीं से डी एडिक्शन वाले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि कैसे, जो डॉक्टर अंशुमन ने भी बहुत अच्छी बात कही, यहीं से डॉक्टर डीके गुप्ता, बच्चों में कैसे चेंजेस लाए?